Hello everyone, I welcome you all to my next class and today we are going to talk about modal auxiliaries. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या है, ये वर्ब का ही एक टाइप है. लास्ट टाइम जब मैंने आपको वर्ब्स के बेसिक्स पढ़ाए थे, मैंने आपसे कहा था एक तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स होते हैं विच आर दी प्रिंसिपल वर्ब्स, इजंट इट. एक और टाइप है दैट इज दी मॉडल ऑक्सिलरीज, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही टाइप है. ठीक है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, वन सेकेंड, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इजंट इट. सिमिलरली मॉडल्स भी क्या होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आपको टेंस और वॉइस बताते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस का. तो मॉडल क्या करता है, वो आपको मूड बताता है एक पर्टिकुलर सेंटेंस का. कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, कौन पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताता है. एंड what is the tense of the particular sentence, whether it is written in the past tense, present tense or in future tense, वो भी आपको कौन बताता है, ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करते हैं, ये डिफरेंट चीजें एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम सिंपल वर्ड्स में ले, ये मूड बताता है, कौन सी बात किस वे में कही गई है, क्या थॉट प्रोसेस था जब वो बात कही गई थी, किस एंगल किस अंदाज से कही गई है वो बात, वो आपको कौन बताता है, वो आपको मॉडल ऑक्सिलरीज ही बताते हैं. ठीक है, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं एक सेंटेंस में, दे एक्सप्रेस फ्यूचरिटी, दे एक्सप्रेस फ्यूचरिटी, दे एक्सप्रेस प्रॉमिस. मतलब डिफरेंट ऑक्सिलरीज के डिफरेंट फंक्शंस हैं. ये मैं आपको सारे एक साथ ही बता रही हूं, उसके बाद अलग अलग से हम हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के यूजेज देखेंगे. तो बेसिकली मॉडल्स क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट मूड्स. जैसे फ्यूचरिटी के बारे में आपको बात करनी होगी, कोई चीज प्रिडिक्ट करनी होगी, कोई चीज सिंपली बतानी होगी जो फ्यूचर में होने वाली होगी, या आपको प्रॉमिस करना होगा, या थ्रेट के बारे में बात करनी होगी. तो ये सारी चीजें कौन एक्सप्रेस करता है, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द मॉडल. आपको मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्प करनी, आपको मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्प लेनी पड़ेगी ये सारे इमोशंस और फीलिंग्स क्या करने में, एक्सप्रेस करने में. फाइन. थ्रेट, इसके अलावा डिटर्मिनेशन, देन एबिलिटी, देन परमिशन. परमिशन आपको लेनी हो या देनी हो, दोनों ही एक्सप्रेस करने में आपको मॉडल ऑक्सिलरीज चाहिए होते हैं. पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, हैबिट के बारे में बात करता है, किसी की हैबिचुअल एक्शन के बारे में, एडवाइस के बारे में, एडवाइस एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करता है, सजेशन देने में आपकी हेल्प करता है, ऑब्लिगेशन बताने में या ड्यूटी एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करता है, कोई चीज कितनी नेसेसरी है वो नेसेसिटी एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करता है, विलिंगनेस, आपकी विलिंगनेस है कोई चीज करने में, या आप अगर किसी की विलिंगनेस जानना चाहते हो कि कोई ये काम करने के लिए विलिंग है, क्या उसकी मर्जी है, वो मर्जी जानने के लिए भी आपको क्या किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, मॉडल ऑक्सिलरी की. तो ये और भी कुछ फंक्शंस है इसके. तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस करने में आपको किसकी हेल्प चाहिए होती है, आपको मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्प चाहिए होती है. वेदर यू वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचरिटी, वेदर यू वांट टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, हैबिट, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी, विलिंगनेस, कमांड ऑल्सो. तो ये सारी चीजें ये एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. अब हम इसके जनरल यूजेज देखेंगे. बिफोर गोइंग ऑन टू द डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज, हम पहले इसके जनरल यूजेज देखेंगे कि आप मॉडल ऑक्सिलरी को एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो.
ठीक है। सी, पहली चीज जो आपको यहां पे देखनी है दैट इज कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं आप उनको कभी भी एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं कर सकते हो। मीन्स आप उनको एज मेन वर्ब सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हो। लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था कि जब भी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब एब्सेंट होगा सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, इट एक्ट्स एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी को ऐसे यूज करोगे वो सेंटेंस ही रॉन्ग होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो आप सेंटेंस में कभी भी एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं कर सकते हो, एज मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल he will the party, he will the party। क्या इससे आपको कोई सेंस मिल रहा है? नो, इट इज एक्सप्रेसिंग द इनकम्प्लीट सेंस। आप इस सेंटेंस से कंप्लीट सेंस, आपको पूरा मीनिंग नहीं मिल सकता इस सेंटेंस से। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब जो है वो मिसिंग है। आपको मेन वर्ब डेफिनेटली यूज करना है जब भी आप कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पे वी कैन राइट ही विल गो टू द पार्टी। सो दैट मीन्स आपको मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब डेफिनेटली किसी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज करना है। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। She might pass this year, she might pass this year। तो यहां पे मेन वर्ब कौन सा है? दैट इज पास। ओके, सो शी माइट पास दिस ईयर, माइट क्या है? इट इज द मॉडल ऑक्सिलरी। अगर आप सिर्फ लिखते शी माइट दिस ईयर, क्या वो पूरा सेंस देता? कभी भी नहीं। तो दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल वर्ब डेफिनेटली यूज करना है जब भी आप कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो। अब कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं? लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज इन टोटल। ठीक है, विल और इसका पास्ट वुड, शल और इसका पास्ट शुड, मे और इसका पास्ट माइट, कैन और इसका पास्ट कुड, देन देर इज मस्ट, देर इज नीड, देर इज डेयर, देर इज ought to, and there is used to। I think there are 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। तो ये हैं आपके 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें जो डेयर है, इसमें से जो नीड है, ought to है और यूज्ड है, इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। गॉट इट? बाकी जो है वो आपके मेन मॉडल्स होते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस है, अगर क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो यूजुअली मस्ट पे होते हैं, मे पे होते हैं, कैन पे होते हैं। यूजुअली जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो मस्ट पे, कैन पे और मे पे ही फॉर्म होते हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है। अगर आप विल और शल के फंक्शंस देखोगे, यूजेज देखोगे, वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उन पे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इस ऑप्शन को टिक दे या इस ऑप्शन को टिक दे। वाई? क्योंकि विल के भी वही यूजेज है और शल के भी वही यूजेज है। वो आपको पता चलेगा when we are going to have a look at all the usage of all the modal auxiliaries। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन जो इसका है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरीज इन जनरल, ऑन जनरल बेसिस। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं या मेन वर्ब्स की बात करते हैं, वी एसोसिएट देम विद द नंबर
and gender of a noun or pronoun, isn't it? ये सारे मैंने आपको बेसिक्स पहले से ही बता दिए हैं, टेंसेस में भी, नरेशंस में भी और एक्टिव पैसिव में भी। तो पहले अगर आपको नहीं पता बेसिक्स के बारे में, पहले आप ये सारी वीडियोस देख लो, ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर आप मॉडल ऑक्सिलरीज देखो, ठीक है। अगर आप सीधे ही जंप करोगे मॉडल ऑक्सिलरीज पे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ना ही इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा और ना ही ये समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आई कैन नॉट टॉक अबाउट द बेसिक्स फॉर एवरी नाउ एंड देन इन ईच एंड एवरी वीडियो, वैसे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा कभी। तो अगर आपको बेसिक्स पहले देखने हैं, आप उनके लिए ये वीडियोस देखो पहले, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन को हम नंबर और जेंडर से, अगर आई है तो वहां पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, अगर ही और शी है या इट है वहां पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, इजंट इट? मेन वर्ब्स भी अकॉर्डिंग टू द नंबर और जेंडर चेंज होते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, वन सेकेंड, इन्हें हम पर्सन और नंबर, आई मीन नंबर और जेंडर ऑफ अ पर्सन के साथ एसोसिएट नहीं करते। दैट मीन्स ये चेंज नहीं होते। आप कभी भी विल अगर है, ठीक है, आप इसको आई के साथ यूज करो, ही के साथ यूज करो, शी के साथ यूज करो, दे के साथ यूज करो, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, मेल हो, फीमेल हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप मॉडल ऑक्सिलरी को चेंज नहीं कर सकते हो किसी और फॉर्म में। यू कांट राइट विल्स, यू कांट राइट विल्ड, यू कांट राइट विलिंग, यू कांट राइट इट इन दैट वे। तो आप उसको नंबर और जेंडर के हिसाब से, जो प्रोनाउन और नाउन का है उसके हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते हो। So what am I trying to say? Modal auxiliaries do not change according to the person and number of the subject. Subject चाहे कुछ भी हो, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I will study hard. They will study hard. Teachers will do their work. Teacher will do her or his work. अब टीचर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, क्या विल में कोई चेंज आई? बिल्कुल नहीं। आई यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, दे यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस, आई सिंगुलर है, दे प्लूरल है, विल में कोई चेंज आई? नहीं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। गॉट इट? ओके। So next thing, what happened to it? Next thing, जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये कभी भी इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज नहीं होते। ये कभी भी इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज नहीं होते। That means they can't take the infinitive form. We cannot make such uses as to will, टू कैन, टू मे। इन्फिनेटिव पता है ना आप लोगों को, टू प्लस वर्ब होता है इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इजंट इट, वो होता है इन्फिनेटिव। ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप वो वीडियोस देख लो। तो आप ये टू और ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो कभी भी इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज नहीं हो सकते। तो आप नहीं लिख सकते हो टू मस्ट, टू और टू यूज्ड, ये सारे गलत होंगे, ये सारे गलत होंगे। और ना ही आप इनको आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, ना ही आप इनको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो, वो भी गलत होगा, ठीक है। तो जैसे ये है इनको उसी फॉर्म में रखना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे
मेन वर्ब किसी भी टेंस में हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वेट अ मिनट, नेक्स्ट थिंग, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये हमेशा वर्ब का रूट फॉर्म लेते हैं। दैट मीन्स दे ऑलवेज टेक वर्ब इन द फॉर्म ऑफ, in its first form, verb in its first form। आप कभी भी V2 यूज नहीं कर सकते हो, V3 यूज नहीं कर सकते हो, V4 यूज नहीं कर सकते हो और ना ही S फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा V1 फॉर्म लेता है वर्ब का, और V1 फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का, isn't it? You can never write any other form of verb with any of the model ऑक्सिलरी। कोई भी वर्ब का फॉर्म जो है, जो बाकी 4 फॉर्म्स है वर्ब्स के, वो आप मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो होम, यू कैन टेक माई लंच, यू कैन टेक माई लंच। अब देखो विल के बाद क्या आया, गो। गो क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद वर्ब का जो ये वर्ब जो यूज हुआ है ये किस फॉर्म में यूज हुआ है, पहले फॉर्म में यूज हुआ है, isn't it? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे किससे रिलेटेड, मॉडल ऑक्सिलरीज से। फाइन। इसके बाद जो पहला मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज विल। वेट अ सेकेंड, दैट इज विल, सॉरी शैल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस शैल फर्स्ट। अब इसका पहला यूसेज क्या है कि शैल जो है आप ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज करते हो, isn't it? But not always, not always। आप हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ही शल को यूज करोगे ये जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स इसका यूजेज क्या है। यूजेज के हिसाब से आपको शल डिफरेंट पर्सन प्रोनाउन, डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो कि फ्यूचर में ये एक्टिविटी होने वाली है, ना ही वो कोई कमांड एक्सप्रेस कर रहा है, ना ही आपका कोई इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, बस सिंपल सी बात ये हो रही है कि ये जो एक्टिविटी है ये फ्यूचर में होने वाली है। तो अगर ये सिर्फ एक मेयर फ्यूचर की बात कर रहा है, एक फ्यूचर एक्टिविटी की बात कर रहा है, वहां पे शल जो है वो किसके साथ यूज होगा, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई और वी, ठीक है। लेकिन अगर आप कमांड की बात करते हो, अगर आप प्रॉमिस की बात करते हो, अगर आप डिटर्मिनेशन की बात करते हो, थ्रेट की बात करते हो, सर्टेनिटी की बात करते हो, सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी की बात करते हो, वहां पे शल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ नहीं, वो सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी यूज होगा। वो सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी यूज होगा। सो रिमेंबर दीज फर्स्ट 2 फंक्शंस कि हम शल को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं जब भी हमें सिंपल फ्यूचर की बात करनी होगी। दैट मीन्स कोई एक्टिविटी जो होने वाली है, कोई भी चीज जो होने वाली है फ्यूचर में, अगर हम सिंपली उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही कोई कमांड की, ना ही कोई आइडिया, ना ही कोई इंटेंशन है हमारा वो काम करने का, लेकिन एक एक्टिविटी जो होने वाली है फ्यूचर में, बस उसके बारे में बात हो रही है, तो वहां पर हम शल जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। आई और वी आता है उसमें, है ना। अब अगर आप ये सारे यूजेज की बात करते हो, लाइक कमांड एक्सप्रेस करना है आपको प्रॉमिस एक्सप्रेस करना है, आपको डिटर्मिनेशन की बात करनी है, थ्रेट की बात करनी है या श्योरिटी की बात करनी है, वहां पर आप सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ शल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप पहले याद रखोगे।
उसके बाद लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। अगर हम सीधे ही बात करेंगे, आई शल फिनिश माई वर्क क्विकली। आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली। तो यहां पर आपने सीधे ही बात कर दी कि मुझे ये काम जल्दी खत्म करना चाहिए, मीन्स आप ये काम कर रहे हो, ये फ्यूचर में खत्म होगा, ठीक है। आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली। नेक्स्ट, वी शैल नॉट बी एबल टू कम। वी शैल नॉट बी एबल टू कम। हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ये चीज़ जो है आगे नहीं कर सकते, लाइक हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बात कर रहे हो, सिर्फ फ्यूचर में जो एक्टिविटी होने वाली है या जो एक्टिविटी आप नहीं करोगे या नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई और वी यूज कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर आप इसके बाद जो इसका नेक्स्ट यूजेज है, दैट इज टू एक्सप्रेस कमांड। ठीक है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना, कोई कमांड देना। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या कहा, जब भी आप कमांड एक्सप्रेस जब आप कमांड प्रॉमिस डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करते हो, वहां पर आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल को यूज कर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल डू इट। ये आपने सिंपल सा कमांड दिया किसी दूसरे को, क्योंकि कमांड तो आप खुद को नहीं दे सकते हो। आई शैल डू इट, इजंट इट? वो आप सीधे एक्सप्रेस करोगे अपना इंटेंशन, राइट? अगर आपको कमांड देना है वो आप दूसरे को ही दोगे ना, खुद को तो नहीं दोगे। प्रॉमिस करोगे तो वो किसी दूसरे के साथ ही तो प्रॉमिस होगा ना, वो तो खुद के साथ नहीं होगा। सो यू शैल डू इट सिंपल सा कमांड है, आपने सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल को यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही शैल नॉट गो आउट। यहां पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आपने शैल को यूज किया, बट एक्सप्रेस क्या किया? कमांड ही एक्सप्रेस किया कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। फाइन, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए या उसे ये काम करना चाहिए, तो आपने ये कमांड एक्सप्रेस किया। तो जब भी आपको कमांड एक्सप्रेस करना होगा, यू विल यूज शैल, बट विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, प्रॉमिस, ही शैल बी रिवॉर्डेड इफ ही डज वेल। तो अगर आपको प्रॉमिस एक्सप्रेस करना है, यहां पर भी आप सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल को यूज करोगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ही शैल बी रिवॉर्डेड इफ ही डज वेल। उसको रिवॉर्ड मिलेगा अगर उसने अच्छा किया। इट कैन बी दिस काइंड ऑफ प्रॉमिस कैन बी मेड बाय द टीचर ऑल्सो। इफ like for example, the teacher will ask a student, if he does well in the exams, he shall get an award or he shall get a prize. Fine, I'll write it over here. If you do well in your exams, you shall get a prize. तो यहां पर टीचर ने प्रॉमिस किया बच्चे से कि अगर उसने एग्जाम्स में अच्छा किया तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो शैल के बाद अब अगर आप विल की यूजेज देखोगे वो भी सेम ही होगी, बट जब हम उसके बारे में बात करेंगे देन ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। तो यहाँ पे जब भी आप प्रॉमिस की बात करोगे, आप शैल लिख सकते हो सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। नेक्स्ट थिंग, When you express determination, किसी काम को करने की चाह होना या उसके फिर उस काम को करने की लगन, डिटर्मिनेशन शो करना। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल गो टू स्कूल इवन इफ इट रेन्स, और आई शैल
change it to I. You shall go to school even if it rains. आपको स्कूल जाना चाहिए अगर बारिश भी हो रही होगी तो भी. तो वो क्या एक्सप्रेस करता है? डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द स्टडीज, टुवर्ड्स द पंक्चुअलिटी, एनीथिंग. आपको स्कूल जाना चाहिए अगर बारिश हुई भी, तो दैट शोज डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट सेंटेंस जो इसी डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करेगा, शी शल फॉलो मी कम वॉट मे. क्या मतलब है इस सेंटेंस का? वो मुझे फॉलो करेगी चाहे कुछ भी हो. ये उसका डिटर्मिनेशन शो एक्सप्रेस करता है कि वो मुझे फॉलो करेगी चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट शी शैल फॉलो मी. फाइन. तो जब भी आप डिटर्मिनेशन की बात करते हो, आप शैल को किसके साथ यूज करते हो? सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ. यू कांट राइट आई और वी हियर, दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस थ्रेट. अगर आप किसी को डराने की कोशिश करते हो, आप खुद को तो नहीं डरा सकते हो ना, दूसरे को ही डराओगे. इफ यू डोंट कंप्लीट दिस वर्क यू शैल नॉट गेट द हॉलीडे टुमारो. मतलब टीचर ने जैसे बच्चे को डराया, अगर आपने अपना काम नहीं कंप्लीट नहीं किया तो आपको हॉलीडे नहीं मिलेगा. फाइन. नेक्स्ट सेंटेंस, to express threat only. The offenders shall be handed over to the police. The offenders shall be handed over to the police. ये भी क्या दिखाता है? थ्रेट. कि जो offenders है उन्हें उन्हें अरेस्ट करवाया जाएगा, उन्हें हैंड ओवर किया जाएगा टू दी पुलिस. ठीक है. सो यहाँ पर भी थ्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, और दैट इज वाई थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैज बिन, नॉट प्रोनाउन बट थर्ड पर्सन, किसी तीसरे इंसान की बात हो रही है और उसको सीधे नाउन की शेप में ही यूज किया गया है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस certainty, that means surety. If you don't hurry you shall miss the train. और यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज भी यूज किया गया है. कि कंडीशनल क्लॉज का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कि आप कोई कंडीशन आगे रखते हो, एंड दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इफ ओनली. अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर आपने ये किया तो ऐसा होगा. फाइन. तो जब भी आपको किसी चीज की श्योरिटी हो, आपको वहां पे शैल यूज करना पड़ेगा. ये तो पहली बात है. दूसरा, वो सर्टेनिटी वाला स्टेटमेंट जो है उसको आपको कंडीशनल क्लॉज में रखना पड़ेगा. फाइन. आपको पहले कंडीशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी इस श्योरिटी की बात कर सकते हो. जैसे कि यहां पे हमने यूज किया है, इफ यू डोंट हरी यू शैल मिस द ट्रेन. अगर आपने जल्दी नहीं की तो क्या होगा? सो पहले कंडीशन कौन सी है? ये वाला स्टेटमेंट, कि अगर आपने जल्दी नहीं की, फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हो, और वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप क्या हो? आप श्योर हो, यू आर सर्टन अबाउट दैट कॉन्सिक्वेंस, कि अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपकी ट्रेन क्या होगी? मिस होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे हम देंगे. इफ द स्टूडेंट doesn't work hard he shall not pass the examination. इफ दी स्टूडेंट डज नॉट वर्क हार्ड, तो ये हमने कंडीशन रखी कि अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा? ही शैल नॉट पास द एग्जामिनेशन. और इस पे हम श्योर है, वी आर सर्टन अबाउट इट, वी आर श्योर अबाउट इट कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा. और शैल को किसके साथ यूज किया है हमने? थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ. ठीक है. तो क्या करता है शैल? इट एक्सप्रेसेस कमांड, promise, determination,
थ्रेट और सर्टेनिटी। और क्या याद रखना है आपको, जब भी ये चीजें ये एक्सप्रेस करता हो वहां पर आपको शल सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज करना है। अगर सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, किसी एक्टिविटी के बारे में जो कि फ्यूचर में हम करने वाले हैं, ठीक है, वहां पर आपको शल किस साथ यूज करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, दैट मीन्स आई और वी के साथ यूज करना है। फाइन, अंडरस्टूड। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज विल। अब विल की भी जो यूजेज है ना वो भी सेम है। इट शोज, इट एक्सप्रेसेस थ्रेट, it expresses promise, it expresses determination। अब आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि will यूज करें या फिर shall यूज करें? और दोनों में से अगर एग्जाम्स में दोनों चीजें आ गई, will भी होगा ऑप्शन में, shall भी होगा ऑप्शन में, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि अगर कोई यूजेज सेम होता है किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का, उन पे क्वेश्चंस कभी नहीं आते। द क्वेश्चंस विल बी नेवर बेस्ड ऑन दोज मॉडल ऑक्सिलरीज व्हिच हैव द सेम यूजेज, ठीक है, उन पे आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। विल जो है वो भी क्या एक्सप्रेस करता है, पहले हम यही तीन फंक्शंस देखते हैं, इसके यूजेज देखते हैं, थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। अब डिफरेंस क्या है, अगर आप थ्रेट के बारे में श्योर हो, ठीक है, तो आप विल यूज करोगे। अगर आप अपने थ्रेट के बारे में श्योर नहीं हो तो आप शल यूज करोगे। कैसे, आई विल सस्पेंड यू इफ यू कम लेट अगेन, ये भी थ्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन यहां पर आपने विल यूज किया है, वो भी फर्स्ट पर्सन के साथ। विल किस, क्योंकि विल, पहले मैं आपको बता दूं, विल जो है वो हमेशा सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होता है। लेकिन वही सेम चीज है कि अगर आप सिंपल फ्यूचर की किसी फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो, वहां पर विल सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ होगा, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ शल। लेकिन अगर आप कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस ये सब एक्सप्रेस कर रहे हो, वहां पर विल किसके साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होगा। जो हमने शल में पढ़ा बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है, जब फ्यूचर की एक्टिविटी के बारे में बात होगी सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल यूज होगा। अगर आप विलिंगनेस, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हो तो वहां पर विल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होगा। होप इतना आपको समझ में आया, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, थ्रेट की बात कर रहे थे हम, राइट। सो आई सेड, अगर आप थ्रेट के बारे में श्योर हो तो आप विल यूज करोगे, श्योर नहीं हो शल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चे को धमकी दी, आई विल सस्पेंड यू इफ यू कम लेट अगेन, ठीक है, लेकिन टीचर जो है सस्पेंशन ऑर्डर्स उसके हाथ में नहीं है, तो वो अपने सस्पेंशन जो उसने थ्रेट ये बच्चे को दिया वो उसके बारे में श्योर नहीं हो सकती है, तो वो क्या लिखेगी, आई शल सस्पेंड यू। टीचर क्या लिखेगी, आई शल सस्पेंड यू इफ यू कम लेट अगेन। अब अगर प्रिंसिपल यही थ्रेट देगा, प्रिंसिपल के पास वो पावर्स है कि वो सस्पेंड कर सकता है किसी को, इजंट इट, तो प्रिंसिपल क्या यूज करेगा, वो तो श्योर होगा अपने थ्रेट के बारे में, तो वो क्या बोलेगा, आई विल सस्पेंड यू इफ यू कम लेट अगेन। अंडरस्टूड। तो जहां पर श्योरिटी है थ्रेट की, यू विल यूज विल, जहां पर नहीं है वहां पर आप शल यूज करोगे। दिस इज द डिफरेंस। प्रॉमिस में भी सेम ही आता है, अगर आप अपने प्रॉमिस के बारे में श्योर हो आप क्या करोगे, आप विल यूज करोगे। अगर आप प्रॉमिस के बारे में श्योर नहीं हो तो आप क्या यूज करोगे, आप शल यूज करोगे। आई विल बी बैक इन एन आवर, ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में श्योर हो, आप ये प्रॉमिस तो कर रहे हो, या आपका इंटेंशन है कि आप वापस आओगे 1 घंटे में, तो आप विल यूज कर सकते हो। अगर श्योरिटी नहीं है, आपको पता है मे बी जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां से बहुत ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे शल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन।
अगेन सेम चीज होगी, अगर श्योरिटी है आपकी डिटर्मिनेशन में, यूज विल. इफ देर इज नो श्योरिटी इन योर डिटर्मिनेशन, यूज शल. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू और डाई बट पास माई एग्जामिनेशन. मैं मरूंगा या कुछ भी, चाहे मैं मर जाऊं या नहीं, बट मैं एग्जामिनेशन पास करूंगा. ठीक है, इट शोज योर डिटर्मिनेशन. जैसे पिछला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, आई शल you shall go to school even if it rains. बट इसमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि आप जाओगे या नहीं जाओगे. हो सकता है आप बीमार हो, लेकिन कल तक कंडीशन कुछ भी होगी. ठीक है, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, बट यू आर डिटर्मिन्ड टू गो. लेकिन विल आप तब यूज कर सकते हो जब आप श्योर हो उस चीज को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल, यू विल राइट आई विल गो टू स्कूल इवन इफ इट रेन्स. अगर बारिश भी हुई, चाहे कोई भी कंडीशन हो, मीन्स आपका एग्जाम है कल, ठीक है, तो आपको जाना ही पड़ेगा. आप क्या करोगे? यू विल से आई विल गो टू स्कूल इवन इफ इट रेन्स. ठीक है, तो डिटर्मिनेशन में श्योरिटी है, यूज विल. नहीं है तो यूज शाल. फाइन. इसके अलावा विल का जो यूजेज है, दैट इज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, किसी काम को करने की चाहत. ठीक है, सेंटेंस क्या है यहाँ पे? आई विल ज्वाइन यू मीन्स आपकी अपनी चॉइस है. कोई डिबेट हो रहा होगा, कोई डिस्कशन हो रहा होगा, कोई पार्टी भी हो रही होगी, तो आपकी विलिंगनेस है, यू आर विलिंग टू ज्वाइन दैट पार्टी या विलिंग टू ज्वाइन दैट डिस्कशन. तो आप क्या बोलोगे? आई विल ज्वाइन यू. मगर यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करता है? आपकी विलिंगनेस. अगर यही क्वेश्चन फॉर्म में होता तो आप क्या लिखते? विल यू ज्वाइन अस. Isn't it? Will you join us? किसी दूसरे से आप पूछते कि क्या उसकी चाहत है हमारा डिस्कशन ज्वाइन करने में, या कुछ भी, जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है वो ज्वाइन करने में. बट यहाँ पे जो बेसिक यूजेज है वो क्या है? टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. तो यहाँ पर भी विल यूज होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी विलिंगनेस के बारे में. आई विल हेल्प यू. दैट मीन्स यू आर विलिंग टू हेल्प द पर्सन. अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या उसकी मर्जी है आपकी हेल्प करने में, तो आप क्या लिखोगे? विल यू हेल्प मी. ओके, सो आपको अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी हो, वहां पर भी आप विल यूज करोगे. या किसी की विलिंगनेस के बारे में जानना हो, क्या वो इंसान, उसकी मर्जी है वो काम करने की जिस काम के लिए आप उसको पूछ रहे हो, तो वहां पर भी आप विल यूज करोगे. ठीक है. देन व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट. जब आप क्वेश्चन उस फॉर्म में पूछते हो कि जब आपको कोई रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है, किसी इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन पहले आप उसकी परमिशन ले रहे हो. ठीक है, जैसे विल यू शट द डोर. आप किसी से क्वेश्चन तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या एक्चुअली कर रहे हो? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट. विल यू शट द डोर? विल यू हेल्प मी? इट इज सिमिलर टू expressing willingness or asking for someone's willingness or knowing someone's willingness. Next, इसी पे बेस दूसरी एग्जाम्पल. Will you come with me? Again, यहाँ पे विलिंगनेस की भी आप मतलब आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ, उसकी मर्जी है आपके साथ आने में या नहीं, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि विल यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आओगे. फाइन. सो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट, तब भी आप विल ही यूज करते हो. एंड द लास्ट फंक्शन जो मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. लेकिन जब हम सिंपली
किसके बारे में बात करते हैं? एक फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में। यू विल एंजॉय इट, ही विल रिटर्न सून। ठीक है, so that was all for will. Hope you have understood this lecture. We are going to talk about rest of the modal auxiliaries in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.